हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट इस करंट अफेयर्स वीडियो में। 3 दिनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ किस मामले में वोट दिया, यूक्रेन का ऐसा क्या मामला था। दक्षिणी अमेरिका के किस देश में भारत के नए दूतावास का उद्घाटन हुआ है, विदेश मंत्री ने किया है, मैप के थ्रू आपको बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया, किस जगह पर। अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, खत्म हो चुका है, तो उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने मेडल इंडिया ने जीत लिए हैं। पाकिस्तान में जो ब्रह्मोस मिसाइल गिरा था उस मामले में एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। कब की घटना है, क्या हुआ था ये। भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी रेल का परीक्षण किया है, तो इसका नाम क्या है। अब तक का सबसे लंबी ट्रेन मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून की धारा 3(2) को असंवैधानिक बताया, तो इसमें कितने साल की सजा थी और क्या मामला है, सब पे बात करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं और लाइक बटन आपसे अपेक्षित है। क्वेश्चन होगा पहला, भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के मामले में पहली बार रूस के खिलाफ वोट दिया। तो ये वोटिंग किस विषय पर हुई थी, क्या मामला आया था जिस पर वोटिंग हुई और इंडिया ने विपक्ष में वोट दे दिया, रूस के खिलाफ गया वोट। आंसर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जेलेंस्की का संबोधन, ये वर्चुअल संबोधन होना था, यानी भाषण होना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उस मामले में वोटिंग हुई। हुआ ये कि दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वो चाहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम बातचीत करें, अपना भाषण दें सिक्योरिटी काउंसिल में, और उनको संबोधन करना था। और अमेरिका और कई सारे देश ये चाह रहे थे, उन्हीं के प्रस्ताव पर ये मामला आया था। तो जब ये हुआ तो रूस ने इच्छा जता दी कि हम वोटिंग चाहते हैं इस मामले में। और जब वोटिंग हुई, 15 सदस्यीय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो 13 सदस्यों ने जेलेंस्की के संबोधन के, यानी उनके स्पीच के पक्ष में वोट दे दिया, और इसमें भारत भी शामिल था। मतलब कि रूस की सोच के विरोध में वोट हुआ, रूस ने निमंत्रण के खिलाफ वोट दिया और चीन ने वोट नहीं दिया। ओके, तो मतलब कि एक वोट गया उनके निमंत्रण के खिलाफ में, यानी वो भाषण ना दें, और 13 वोट गया कि वो भाषण दे सकते हैं, और एक चीन ने वॉकआउट कर गया, वो वोट नहीं दिया उसने। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके प्रतिनिधि ये लाइव देख रहे हैं उनका जो स्पीच है वो। और आपको पता होगा कि रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई फरवरी 2022 में शुरू की, और उसके बाद जब भी मामला गया, कुछ भी वोटिंग हुई रूस के खिलाफ में, तो इंडिया हमेशा अनुपस्थित रहा, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और इससे पहली बार है जब इंडिया ने रूस और यूक्रेन के मामले में किसी मुद्दे पर वोट दिया है, और उसमें इंडिया का जो वोट है वो विपक्ष में गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, अगेंस्ट रशिया। ओके, तो भारत वर्तमान में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर है, और दिसंबर में समाप्त हो रही है जो अस्थायी मेंबरशिप की का जो टर्म है वो। भारत ने इस मामले में क्या कहा, भारत ने कहा कि भारत का वोट रूस के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए, चूँकि एक वर्चुअल संबोधन था और संबोधन में किसी को रोका नहीं जाना चाहिए, इसलिए इंडिया ने संबोधन के पक्ष में वोट दिया, जो कि रूस के खिलाफ में ये माना गया। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रमुख जो अंग हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक है। और सिक्योरिटी काउंसिल का काम दुनिया भर में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण यानी फ्रेंडशिप को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर कौन है? 5, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन सब के पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी सदस्य 2-2 साल के लिए चयनित किए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका के किस देश में भारत के नए दूतावास यानी एम्बेसी का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किया, अभी हाल ही में? आंसर होगा पराग्वे।
ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ये वहाँ पर एम्बेसी फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुई है पराग्वे में। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ही 22 अगस्त को इस दूतावास का उद्घाटन किया। ओके, और वहाँ पर पराग्वे के विदेश मंत्री जूलियो सीजर एरियोला वो भी मौजूद थे। और आपको बताऊं कि एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। ओके, मैप के थ्रू बताते हैं पराग्वे कहाँ पर है। ये रहा प्यारा भारत। और अब चलते हैं उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका है उसको देखते हैं। तो इस तरफ उत्तरी अमेरिका है जहाँ अमेरिका और कई देश हैं यूएसए, और ये है दक्षिणी अमेरिका और उसमें यहाँ पर है ये पराग्वे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है। ओके, इसके पड़ोसी कई सारे देश हैं, जैसे उस तरफ है ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है और बोलीविया है। ओके, तो पराग्वे में भारतीय दूतावास जो है वो जनवरी 2022 से काम करना शुरू किया है, इसी साल से। और नया दूतावास अब बन के तैयार हुआ है, जो बिल्डिंग है वो उसका उद्घाटन किया। किसने किया? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अब तक ये होता था कि जो पराग्वे का जो भी डिप्लोमेटिक वर्क है वो अर्जेंटीना, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको दक्षिणी अमेरिका में ये मैप में, तो ये अर्जेंटीना से ही काम होता था। यहाँ तक कि अर्जेंटीना का उरुग्वे यहाँ पर है, ये उरुग्वे है, ये भी अर्जेंटीना से ही गवर्न होता है। यहीं पर एम्बेसी है वही देख रही थी, और पराग्वे का भी। लेकिन अब चूँकि पराग्वे पे अलग से एक एम्बेसी वहाँ पर स्थापित हो गई है। तो मुझे लगता है कि मैप के थ्रू आप पूरी बात समझ रहे होंगे। पराग्वे जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो पूछा जा सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन में कि पराग्वे जो है वो क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री, या फिर ये सवाल हो सकता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री का नाम बताएं जहां पर अगस्त 2022 में एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहां पर एम्बेसी का उद्घाटन किया है। तो वो है पराग्वे। लैंड लॉक्ड मतलब चारों तरफ से जो उसका हिस्सा है वो ज़मीन से घिरा हुआ है, उसको समुद्र से कोई नाता नहीं है। उसे अगर समुद्र से व्यापार करना है तो उसे दूसरे देश, या सिर्फ ब्राज़ील हो गया, या बोलीविया हो गया, या चिली, अर्जेंटीना, इन सब के माध्यम से समुद्र की ओर पहुंचना पड़ता है। तो पराग्वे के जो प्रेसिडेंट कौन है? मारियो आब्दो बेनिटेज। ओके, और राजधानी क्या है? एसनशियोन। और पराग्वे और इंडिया के बीच में जो बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय जो संबंध है उसके बारे में बात करें तो भारत पराग्वे को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कार्बनिक रसायन, वाहन, ऑटो पार्ट्स, और ब्यूटी के जो सामान हैं, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, रबर उत्पाद, ये सब निर्यात करता है। और भारत जो है वो पराग्वे से सोया, सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, मुझे लगता है समझ रहे होंगे बात। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो है यहाँ एम्बेसी खोलना क्यों ज़रूरी था जब यहीं से काम चल रहा था अर्जेंटीना से? देखिए, जब किसी देश से आपके बेहतर संबंध होंगे तो होता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी मुद्दे को इंडिया लेकर जा रहा है और वहाँ पर हमें समर्थन की ज़रूरत है, अलग अलग देशों के वोटिंग की ज़रूरत हो गई है, मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में वहाँ पर, तो पराग्वे इस मुद्दे पर वोट दे सकता है। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक संबंध जो हैं और मजबूत होते हैं अगर वहाँ पर एम्बेसी है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया अगस्त 2022 में? इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं कि ये फलाने साहब ने, यानी प्राइम मिनिस्टर ने फलाना किस जगह पर उद्घाटन किया, उसका किस जगह उद्घाटन किया। तो ये है अमृता हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत बड़ा अत्याधुनिक अस्पताल माना जा रहा है। आंसर होगा फरीदाबाद। ओके, फरीदाबाद कहाँ पर है? तो ये एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रेंज में आता है, और ये हिस्सा है हरियाणा का। ओके, तो 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये फरीदाबाद में उद्घाटन किया है। वहाँ पर माता आनंदमयी मठ द्वारा ये संचालित है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा ये। 2600 बेड का 130 एकड़ में ये फैला हुआ है। हरियाणा की भी बात कर लें, चूँकि फरीदाबाद की बात हो रही थी। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है और बुक भी अवेलेबल हो गया है।
PDF आपको मिलता है मेंबरशिप के साथ। 1 ईयर का मेंबरशिप लेकर आप शानदार तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। उसके ज़रिए क्या क्या मिलता है आपको, तो करंट अफेयर्स का PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और हर मंथ अपडेट होता चला जाता है। 2 तरह के PDF होते हैं, एक MCQ विद नोट्स डिटेल होता है, दूसरा जो PDF होता है वो 1 लाइनर होता है, क्वेश्चन आंसर। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है, ये सब फ्री है मेंबरशिप लेने के बाद। मेंबरशिप फी मात्र 250 रुपये के आसपास है। ओके, 1 साल तक आपको फ़ायदा हो सकता है। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, इस संडे को भी हुआ है। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी है अलग अलग एग्जामिनेशंस के। डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो बुक भी आ चुकी है हाफ ईयरली, यानी या कहें 7 महीने की है, जनवरी से जुलाई तक की आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अमेजन पे भी है और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर भी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंडर-20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, उसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? अभी इसी महीने ये आयोजन हुआ है। तो आंसर होगा टोटल 16 मेडल इंडिया ने जीते हैं टोटल। ओके, और उनमें से 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ओके, और भारत की ओर से अंतिम पंघाल उन्होंने इकलौता गोल्ड मेडल जीता है। तो लिस्ट भी दिखा देता हूँ मैं, ये अंडर-20 रेसलिंग जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसका। तो गोल्ड जीता है अंतिम पंघाल ने, एकमात्र गोल्ड इन्होंने जीता है। इनके बारे में मैंने इससे पहले का करंट अफेयर्स जो वीडियो था उसमें बताया हुआ है। सिल्वर किस किस ने जीता है, तो सोनम मलिक, प्रिया मलिक, महेंद्र गायकवाड़। और ब्रॉन्ज की संख्या ज़्यादा है, प्रियांशी प्रजापत, सीतो, रितिका, अभिषेक ढाका, मोहित कुमार, सुजीत कलकल, मुलायम यादव, सागर जगलान, नीरज भारद्वाज, सुमित और रोहित दहिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, ये सब मैंने PDF में दे दिया। डेली का PDF फ्री होता है और जो वीकली होता है वो सब तो आता ही है। और हाँ, वीकली जो करंट अफेयर्स का PDF है वो 3rd वीक का भी आ चुका है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और जो ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, वहाँ पर जाकर आप जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो 3rd वीक का भी PDF पा सकते हैं। कब का? अगस्त का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दुर्घटनावश लॉन्च होकर ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के मामले में भारतीय वायुसेना ने 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बड़ी बात है। तो ये घटना कब हुई थी, कब का मामला है ये? आंसर होगा मार्च 2022 का मामला है। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स सैक्स 3 ऑफिसर्स इन मिसाइल फायरिंग केस। बहुत बड़ी बात है, किसी दूसरे देश में मिसाइल गिर जाना, एक्सीडेंटली फायर हो जाना, और ये एक तरह से गलत मैसेज देता है उस देश की जो मिसाइल के रख रखाव को लेकर। तो इस मामले में था कि कार्रवाई तो बहुत कड़ी होगी, और उस मामले में अब क्या हुआ है कि एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर, उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। तीनों को बर्खास्त करने का आदेश 23 अगस्त को जारी किया है अभी इसी साल केंद्र सरकार ने, और बहुत गंभीरता से लिया है, और हाई लेवल के इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया था, और 3 अधिकारियों के नाम आए उसमें। जो प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं जो रख रखाव के मिसाइल के, उसका पालन न करने का दोषी पाया गया था 3 अधिकारियों को, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्या हुआ था, कब हुआ था? दरअसल हुआ ये कि अगर हम बात करेंगे एक्सीडेंटल फायर, ये 9 मार्च की बात है। 9 मार्च को क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं हरियाणा में, ये सिरसा नाम की जगह है यहाँ पर। ठीक है, तो एक मिसाइल एक्सीडेंटली ये फायर हुई, और ये फायर होके इस तरफ चली और फिर मुड़ के पाकिस्तान चली गई, और मियाँ चाचू जगह में, इस जगह पर ये मिसाइल वहाँ पर गिर गई। 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में गिरी थी। कब गिरी थी? मार्च की बात है। ठीक है, और टाइमिंग और मैप के लिहाज से देखें तो बिना हथियारों, ये मिसाइल बिना हथियारों को थी, और ये इसने 7 मिनट में 261 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी। रफ्तार के हिसाब से देखेंगे तो 2 से 3 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार से 2 से 3 गुना स्पीड इसकी ज़्यादा थी।
और इसमें कोई गोला बारूद नहीं था, लिहाजा तबाही तो कुछ नहीं हुई। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में जो गिरा तो वहाँ पर यहाँ पहुँचने में ही 3 मिनट का वक्त लगा बॉर्डर से, इस बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इसे पकड़ नहीं पाया। ओके, पता नहीं चला, जब गिर गया फिर बाद में इंक्वायरी हुई तो पता चला उसको कि ये तो ब्रह्मोस मिसाइल थी। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक बार ब्रह्मोस मिसाइल पर नज़र डालते हैं। ठीक है, ये रहा ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक मिसाइल है और इसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या ज़मीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, तीनों जगहों से। और ये मिसाइल भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। और इस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्क्वा नदी के नाम को मिलाकर ये बना हुआ है ब्रह्मोस। ज़मीन से या समुद्र से दागे जाने पर 290 किलोमीटर की रेंज में, अब तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे रेंज बढ़ती जा रही है लगातार, पनडुब्बी से दागा जा सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो लॉन्च हुई आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये टेस्टिंग का वीडियो है जब DRDO और जो सेना है उन सब ने लॉन्च किया था टेस्टिंग के लिए, उसका ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 में विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया गया? आंसर होगा 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। विश्व जल सप्ताह ये वैश्विक जो जल पानी का मुद्दा है, संकट है, उसको लेकर ये दिवस आयोजित किया जाता है। 2022 की थीम क्या है? तो ये है थीम सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 एक ओलंपियाड हुआ, उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा 3। भारत ने इसमें 3 गोल्ड मेडल जीते। PIB की ये न्यूज़ है। 3 गोल्ड और 2 सिल्वर इंडिया ने जीते, टोटल 5 मेडल इंडिया ने जीत लिए हैं। गोल्ड किन किन ने जीता? राघव गोयल, मोहम्मद साहिल अख्तर, मेहुल बोरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। तो 3 गोल्ड ये जीत लिए। सिल्वर किसने जीता? मलय केडिया और अथर्व नीलेश महाजन ने। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 में भारत कौन से में स्थान पर रहा? आंसर होगा तीसरा, 3rd पोजीशन रहा इंडिया का। ये 15वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स था। ठीक है, तो इंडिया के जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, गोल्ड इन सब ने और सिल्वर इन दोनों ने जीता हुआ है। और ये फोटोग्राफ रहा, जो विजेता हैं उनके साथ टीम भी है। तो ये 15वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स था। ठीक है, सिंगापुर के साथ इंडिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर लंबी रेल, अब तक की सबसे लंबी रेल का परीक्षण किया है। तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका? इसका आंसर है सुपर वासुकी। पहले वासुकी नाम से एक ट्रेन थी जो सबसे लंबी थी, अब सुपर वासुकी नाम से ये हो गई है। ये आप मालगाड़ी कहिए इसको। ओके, तो सबसे लंबी ये ट्रेन अब तक हो गई है, अब तक की। और ये छत्तीसगढ़ के कोबरा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच में ये चली है। 267 किलोमीटर की इसकी दूरी रही है, अब तक की सबसे लंबी इंडियन रेलवे की। ओके, 3.5 किलोमीटर लंबी, और इसमें 27,000 टन से अधिक कोयला ढोया जा सकता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये न्यूज़ रहा सुपर वासुकी, नाम आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। और ये फोटोग्राफ है, मतलब फ़ोटो खींच भी नहीं सकते, मतलब 3.5 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु के मंदिर से कवि और संत संबंदर की चोल काल की प्राचीन मूर्ति किस देश में के नीलामी घर में पाई गई, जो 1971 में चोरी हो गई थी? आंसर होगा अमेरिका।
तमिलनाडु से ये चोरी हुई थी। न्यूज़ आप देख रहे हैं, उनकी जो मूर्ति थी वो ट्रेस हुई है अमेरिका में, और वो मूर्ति इधर रही, ये देख रहे हैं आप, ये मूर्ति। तमिलनाडु पुलिस की सीआईडी ने अभी हाल ही में ये पता लगाया है, और ये अमेरिका के क्रिस्टी जगह है, वहाँ के नीलामी घर में ये रखा हुआ था, और इंडिया ने अब क्लेम किया है कि ये मूर्ति जो है वो तमिलनाडु के कुंभकोणम तालुका के गांव से चोरी हुई थी। वहाँ एक मंदिर था, वहाँ से ये चोरी हुई थी। 12 मई 1971 को रात में मंदिर का ताला तोड़ के चोरी कर ली गई थी मूर्ति, और 5 मूर्ति थी टोटल। उसमें एक संबंदर उनकी मूर्ति थी, और फिर दूसरी अलग अलग मूर्तियाँ थी, कृष्ण कलिंग, नर्तनम, अयनार वगैरह वगैरह की। ठीक है, कैसे पता चला? तो वहाँ की सीआईडी की एक स्पेशल विंग है जो कि इस तरह की चोरियों का पता करती है, और उसने दुनिया भर में जो नीलामी हो रही है उन सब के फोटोग्राफ को चेक किया और पता लगाया, और तब ये पता चला है। ठीक है, और संबंदर उनके बारे में बताऊं आपको, उनको थिरुगनाना संबंदर भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में वो तमिलनाडु में रहने वाले एक शैव कवि संत थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व खिलाड़ी समरभद्र बनर्जी, उनका निधन हो गया 20 अगस्त 2022 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। वो फुटबॉलर थे, इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। 92 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया है। ठीक है, कोविड-19 से वो जूझ रहे थे, उसकी वजह से। आपको बताऊं कि उनके नेतृत्व में 1956 में भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक बताया है। तो इसमें कितने साल की सजा का प्रावधान था? किसमें? इस धारा में। ठीक है, आंसर होगा 3 साल के कैद की सजा का प्रावधान था। तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उसको असंवैधानिक बता दिया और उसको खारिज कर दिया, वो लागू नहीं होगा। तो 23 अगस्त को ये अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया है। बेनामी प्रॉपर्टी कानून जो है उसको, उस पर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये हुआ है कि अधिकतम जो 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, या जुर्माना है, या दोनों का प्रावधान है, उसको जो है वो खारिज किया जाता है। ठीक है, तो ये असंवैधानिक करार दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ थी, चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस CT रवि कुमार और हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली। उन्होंने कहा कि वो असंवैधानिक इस मामले को मानते हैं। ठीक है, तो ये मामला ये है कि ये जो कानून है ना, उसमें संशोधन हुआ था वर्ष 2016 में। तो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ये भारत में जो बढ़ रहा है काला कानून, ये सब की जो समस्या है, उनसे निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में ये नोटबंदी लागू की थी उस समय, और उसके बाद आगे बढ़कर उसी दौरान बेनामी प्रॉपर्टी कानून 1988 में संशोधन किया था, और उस संशोधन कानून को 1 नवंबर 2016 को लागू किया गया था। और उसमें यही था कि बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, सील करने का अधिकार वगैरह, ये सब कुछ था। ठीक है, तो अब ये जो 3 साल का सजा का प्रावधान है उसको खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व गवर्नर सिप्ते रजी, उनका निधन हो गया 20 अगस्त 2022 को, तो किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे? आंसर होगा असम और झारखंड, ये दोनों के राज्यपाल वो रह चुके थे। कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, और लखनऊ में उन्होंने अंतिम सांस ली। 83 ईयर के थे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी, तो विदेश मंत्रालय ने इनको अब नियुक्त कर दिया वहाँ का हाई कमिश्नर। तो यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, कैपिटल लंदन है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व गुजराती भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अगस्त को मनाया जाता है। किस महान लेखक की याद में? तो वीर नर्मद, उनकी जयंती होती है
24 अगस्त को, तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। वीर नर्मद उनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1833 को गुजरात के सूरत में, तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक गेम्स की श्रृंखला को लॉन्च किया है, तो इसका क्या नाम है उस गेम्स का? आंसर होगा आज़ादी क्वेस्ट। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया अनुराग ठाकुर ने। कौन सा मंत्रालय उनके पास? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ओके, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। तो उन्होंने ही 24 अगस्त को ऑनलाइन ये एजुकेशनल मोबाइल गेम्स की शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया है। ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर पर्सन्स को प्रतिवर्ष कितने रुपए के स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की घोषणा की है? आंसर होगा 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए उन्हें भी दिया जाएगा। हर साल 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई है। ओके, और इस बीमा में सेक्स रीअसाइनमेंट यानी सेक्स चेंज सर्जरी भी शामिल है। तो 24 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, तो उसने इस मामले की मंजूरी दे दी है, ऑर्डर भी दे दिया है। इंपॉर्टेंट बात, न्यूज़ भी ये रहा इंडियन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मॉर्निंग को अब कल मिलेंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स साथ। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया ज़रूर लें, आपके काम आएगा।